स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा मिड टर्म का जो सैम्पल पेपर है उस सैम्पल पेपर को हम सॉल्व करेंगे। पूरे आंसर को हम जानेंगे कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को हम समझेंगे कि क्या क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहने वाला है। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे आप लोगों का 12th क्लास का हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जा चुका है। कुछ चैप्टर की वीडियोस रह गई है जो कि अपलोड करना बाकी है। बाकी आप MCQ क्वेश्चन देख सकते हैं रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि आपके 3 मार्क्स और 8 मार्क्स के जो क्वेश्चन हिस्ट्री में बनते हैं आपको पता होना चाहिए, उस क्वेश्चन की भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर को आपको एनिमेशन के थ्रू समझाया, जैसा कि मतलब पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है उस तरीके से वीडियोस। ठीक है, एनिमेशन के थ्रू हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को समझाया है। प्लस में जितने भी बॉक्स दे रखे हैं ना, उस बॉक्स के ऊपर भी वीडियो मैंने बना दिया है। तो यार आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सभी वीडियो को देख ले। ठीक है, चाहे वो MCQ हो, लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो हो, चैप्टर की वीडियो। सबसे पहले तो यार चैप्टर की वीडियो देखना भाई, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर की वीडियो देखना। और इसके अलावा बॉक्स की भी वीडियो देखना, क्योंकि MCQ में ना यार बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें आपको करना है। अब अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हैं तो जो 29 तारीख को आपका जो एग्जाम होने वाला है मिड टर्म का हिस्ट्री का, बहुत ही फाड़ू जाएगा यार। बहुत ज़बरदस्त एग्जाम देने वाले हो तुम लोग, मेरे को पता है, और नंबर भर के आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुमको करना है। अब हम सबसे पहले पेपर के पैटर्न को समझते हैं यार। देखिए, 3 घंटे का एग्जाम होगा, 80 नंबर का रहने वाला है, आप लोगों को पता है ये बात। अब देखिए, सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी कि MCQ वाला क्वेश्चन है कुछ, मतलब MCQ वाला नहीं, मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन में क्या है कि 2 क्वेश्चन दिए होंगे, उसमें से एक क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना होगा। इस टाइप का है, मतलब इसका है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं, है ना। और जो ये प्रश्न पत्र है उसमें कुल मिला के 6 खंड है, 6 सेक्शनों में हमारे क्वेश्चन पेपर बटा हुआ है। अब देखिए, ये जो 1 से लेकर 20 तक होगा ना, वो 1 अंक वाले क्वेश्चन है, मतलब जिसमें MCQ भी है और बिना MCQ वाले भी है इसमें। ठीक है, और 1 अंक वाले क्वेश्चन है सारे। उसके बाद हम खंड ख की बात करें तो 21वां क्वेश्चन है जो कि स्रोत आधारित है, वह विकल्प प्रश्न है इसमें। ठीक है, और 3 अंक का है ये। उसके बाद है खंड ग। अगर खंड ग की बात करें तो 22 से लेकर 25 क्वेश्चन नंबर जो कि 3 अंक वाले हैं, और प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर है आपको 100 शब्दों में देने हैं। उसके बाद खंड हम गा की बात करें, खा की बात करें, ठीक है, तो इसमें कुल मिला के हमारे कितने हैं, 26 से लेके 28 तक। और इसके टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन रहने वाले हैं, 8 मार्क्स के, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है भाई। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 नंबर के तो आपके यही हो गए ना यार। तो अगर स्टूडेंट अगर जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको सही से अटेम्प्ट कर पाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे 8 नंबर के क्वेश्चन को आंसर को आप कैसे करेंगे, किस तरीके से आप करेंगे कि आपको पूरे 8 नंबर दिए जाएंगे, एक भी नंबर टीचर नहीं काटेगा। ठीक है, बाकी मिड टर्म में ये होता है कि यार जो स्कूल के टीचर होते हैं ना, जानबूझ के भी नंबर काटते हैं ताकि बच्चे ना हवाबाजी में ना उड़े, है ना। बच्चों को लगता है कि यार मिड टर्म में जब नंबर आ जाते हैं ना, प्री बोर्ड में नंबर आ जाते हैं, तो बोर्ड के लिए मेहनत नहीं करते। उनको ऐसा लगता है कि यार वो सब कुछ सीख चुके हैं, अब उनको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए टीचर जानबूझ के नंबर काटते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। उसके बाद हम अगले सेक्शन की बात करें, 29 से लेकर 31 जो है स्रोत आधारित क्वेश्चन रहने वाले हैं, 5 अंक के है ये। ठीक है, और आखिर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 32 रहेगा वो मानचित्र पर आधारित है, जिसमें से 3 लोकेशन अपने को दिए जाएंगे और 3 लोकेशन अपने को वहाँ पे फिल भी करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर का पूरा पैटर्न रहने वाला है मिड टर्म एग्जाम के लिए। अब हम क्वेश्चंस को देखेंगे। इंग्लिश में भी ये पूरा पैटर्न समझा रखा है, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इसको रीड कर ले। अब हम क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यार, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नलैरा दिव्य प्रबंधम किन के विषय में निम्न में से कथन है। ठीक है, तो नलैरा दिव्य प्रबंधम के बारे में आपको बताना है कि इसमें से जो है वो मतलब अभी हम थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने देखा है कि सैम्पल पेपर में थोड़ा से मतलब क्वेश्चन ना सही तरीके से तैयार नहीं किए गए। आप इस क्वेश्चन को ही समझे तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, नलैरा दिव्य प्रबंधम किन के विषय में निम्न में से कथन है। देखिए, इससे क्वेश्चन को मतलब सही से इन्होंने एक्सप्लेन क्वेश्चन को नहीं किया है। वैसे हम इसका आंसर करेंगे, क्या बताना है अभी पूरे हम इस चारों ऑप्शन को पढ़ने के बाद हम बताएंगे। ठीक है, तो इसमें से वैसे तो आपको नलैरा दिव्य प्रबंधम के बारे में आपको पता होगा कि ये जो ग्रंथ है इसको अलवार संतों ने लिखा था, तमिल वेद के रूप में भी इसका वर्णन किया गया है, और संस्कृत के जो हमारे 4 वेद है ना उससे इसकी तुलना की जाती है। और ये जो है वो ब्राह्मणों द्वारा पोषित था, मतलब इसका जो पालन है वो ब्राह्मणों द्वारा किया गया था। ठीक है, पोषित मतलब होता है पालन करना। अब इसके हम चारों हेडिंग को पढ़ते हैं, उसके बाद इसका आंसर देते हैं क्या इसका सही आंसर होगा। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया, यह अलवार संतों का मनुष्य काव्य संकलन था। मनुष्य नहीं होगा, मुख्य होगा। ठीक है, गलत वर्ड यहाँ पे लिख दिया है, मुख्य है।
ठीक है। यार गलतियां भाई देखो, जो क्वेश्चन पेपर तैयार किए उनसे भी गलतियां हो गई, मिस प्रिंट हो गया। यह अलवार संतों का मुख्य काव्य संकलन था, ये बिल्कुल सही लाइन है नलायिरा दिव्य प्रबंधम के बारे में, ठीक है। उसके बाद है ख ऑप्शन दिया गया, इसका वर्णन एक तमिल वेद के रूप में किया जाता था, तो बिल्कुल ये भी सही है। इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के 4 वेदों जितना बताया गया, ये भी बिल्कुल सही है। आखिरी देखते हैं, ये अस्पृश्यों द्वारा पोषित था। अस्पृश्य आप समझते हैं ना, जो चांडाल होते हैं, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, जिनसे लोग दूर भागते हैं, है ना, नीच जाति के लोग कह सकते हैं अस्पृश्य। तो ये जो आखिरी वाला है ना, वो सबसे अलग है, मतलब नलायिरा दिव्य प्रबंधम के बारे में गलत है, तो यहाँ पे आपको यही सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसमें से नलायिरा दिव्य प्रबंधम के बारे में कौन सा कथन संबंध नहीं रखता है वो बताना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी ऊपर के हम तीनों देखें तो तीनों जो है नलायिरा दिव्य प्रबंधम के बारे में उसकी विशेषताएं बताने लग रही है। बाकी जो चौथा है, ये अस्पृश्यों द्वारा पोषित था, ये गलत है, ठीक है ना। ये जो है वो ब्राह्मणों द्वारा पोषित था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन लास्ट वाला जो है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा गुरु नानक, बाबा फरीद, इसके अलावा रविदास और कबीरदास की वाणी को किस पुस्तक में संकलित किया गया? तो देखिए, इन चारों की वाणी को है वो आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया। किस में संकलित किया गया? आदि ग्रंथ साहिब। अब देखिए, आदि ग्रंथ साहिब को हम गुरबानी के नाम से भी जानते हैं, बाद में इसको गुरबानी भी कहा गया था। तो ये आदि ग्रंथ साहिब में इसका संकलन किया गया है, ठीक है। ये छठे चैप्टर से क्वेश्चन था, और आपका ये ऊपर वाला क्वेश्चन जो है नलायिरा दिव्य प्रबंधम, वो भी आपके छठे चैप्टर में है ना, भक्ति सूफी परंपरा से पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, किसे डंका शासक भी कहा जाता है? वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके मिड टर्म में टोटल चैप्टर नंबर 10 तक ही आ रहे हैं, उसके बाद के चैप्टर नहीं आ रहे, लेकिन ये 11वें चैप्टर से क्वेश्चन है, 1857 वाले विद्रोह से क्वेश्चन है। और इसका सिंपल सा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डंका शासक के नाम से हम जानते हैं मौलवी अहमदुल्लाह शाही, ठीक है। अहमदुल्लाह शाही जो है, उनको हम डंका शासक के नाम से जानते हैं। 1857 के विद्रोह में विशेष भूमिका थी इनकी, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध था। यहाँ पे वंश का नाम बताना है कि किस वंश से कृष्णदेव राय का संबंध था। तो आपको पता है कि भाई देखो, कृष्णदेव राय का जो समय काल है, आपको पता है 1509 में बने थे वो राजा। कब बने? 1509 में। और 1529 तक वो विजयनगर के शासक रहे थे, और इनका संबंध जो है वो तुलुव वंश से था, है ना। पहला वंश है संगम, उसके बाद सुलभ, उसके बाद तुलुव। तो तुलुव वंश से इनका संबंध था, और विजयनगर के सबसे शक्तिशाली शासक थे। विजयनगर के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया था कृष्णदेव राय ने, है ना। अपनी माँ के नाम पे उपनगर की स्थापना भी करवाई थी, नगलापुरम जो उपनगर थी, है ना। तो आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, वीडियोस में बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की? देखिए भाई, मुगल वंश ये 9वें चैप्टर का क्वेश्चन है। मुगल वंश की स्थापना का, जो मुगल वंश के शासकों के बारे में बताया गया, 9वें चैप्टर में है। और सीबीएसई ने क्या किया इस बार, 9वें चैप्टर तो आपके सिलेबस में डाला नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बना रखा है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने, ठीक है ना। बाबर ने किया था 1526 में मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कब की गई? 1526 में, जब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें इब्राहिम लोदी को हरा दिया था बाबर ने, है ना। और उसके बाद बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली थी। तो 1526 में मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिस हिंदू ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद रजमनामा के नाम से किया गया, वो ग्रंथ है। मतलब आपको इसमें बताना है कि किस ग्रंथ को हिंदू जो मतलब रजमनामा के रूप में किया गया है। नाम जो है रजमनामा है, फारसी में जो अनुवाद हुआ, ठीक है। तो ये है आपका महाभारत, ठीक है, युद्ध की पुस्तक। इसका हिंदी मतलब होता है युद्ध की पुस्तक। तो महाभारत को हम रजमनामा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिद्धार्थ का नाम बुद्ध के रूप में जन्म के समय रखा गया था। मतलब जन्म के समय जो बुद्ध है उनको हम सिद्धार्थ कहते हैं, है ना। वे किस राज्य के थे? मतलब कि इनका संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए है साक्य, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी कुरु, या फिर ऑप्शन डी भग, ठीक है। तो देखो, मैं आपको सिंपल बता दूं, साक्य कबीले के सरदार के बेटे थे ये। साक्य कबीले के सरदार थे, इनके पिता जो थे सुद्धोधन, है ना, वो साक्य कबीले के सरदार थे, और ये कबीला जो था वो नेपाल में पड़ता था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल का शासक था? वैसे शासक पूछा है, बेगम पूछना चाहिए था, ठीक है। और
यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे हजरत महल है और नूरजहाँ बेगम है, इनका संबंध तो है ही नहीं। हजरत जहाँ इनका भी संबंध नहीं है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा यार गलत पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए था कि निम्नलिखित में से कौन भोपाल की बेगम थी, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था। और इसका आंसर होगा, वैसे आंसर की तो ऐसे रिलीज नहीं किया है, ठीक है, जो DOE ने जो क्वेश्चन पेपर जारी किया है उसका, लेकिन इसमें शाहजहाँ बेगम जो है वो इसका सही उत्तर होगा। ठीक, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन मार्शल ने सांची स्तूप पर शिलालेख को समर्पित किया। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को लगता है। यहाँ पे जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर लिखी पुस्तक को किसको समर्पित किया, ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था अगर आप लोगों ने NCERT बुक को पढ़ा होगा तो आपको पता है कि जॉन मार्शल ने सांची के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसको किसको समर्पित किया था, सुल्तान जहाँ बेगम को समर्पित किया था। यानी कि यहाँ पे ऑप्शन ये जो दे रखा है सुल्तान जहाँ, वो आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैन धर्म के अनुसार महावीर से पहले कितने तीर्थकर थे। आपको पता है तीर्थकर कौन होते हैं? तीर्थकर एक तरीके से संत जैन धर्म के, जो क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष के जो जीवन है उसका नैया पार लगाने का काम करते हैं। और महावीर जैन से पहले कुल मिला के 23 तीर्थकर हो चुके थे। ऑप्शन डी सही है। और 24वें तीर्थकर जो थे वो हमारे महावीर जैन थे। और इनको ही जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो महावीर जैन को ही माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन है, नैनार संतों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा की जाती है। तो नैनार संत जो है वो शिव की पूजा करते हैं। आपको पता है कि 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का उदय हुआ था आपका तमिलनाडु से। वहाँ पे अलवार और नैनार संतों ने भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था। अलवार जो थे वो विष्णु के भक्त थे, नैनार जो थे वो शिव के भक्त थे। यहाँ पे नैनार का पूछा है तो आपको ऑप्शन बी यहाँ पे सही टिक करना है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां दिया गया, निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर के शासक और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। तो भाई देखिए, विजयनगर के राजकीय केंद्र में एक मंदिर मिला है जिसका इस्तेमाल केवल राजा और उसके परिवार के सदस्य ही कर सकते थे, जिसका नाम था हजारा राम मंदिर या हजार राम मंदिर। वैसे आपके बुक में हजार राम मंदिर बता रखा है। ठीक है, तो हजार राम मंदिर का प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार के सदस्य करते थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला 13वां क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अर्थशास्त्र के लेखक है। अर्थशास्त्र के लेखक का नाम बताना है। तो भाई देखो, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो चाणक्य है। चाणक्य को और नामों से हम जानते हैं, जैसे कि विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं, या फिर इनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही फेमस मतलब अर्थशास्त्री हुए, राजनीतिज्ञ भी कहते हैं इनको। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी थे। चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में भी इनका विशेष योगदान रहा था चाणक्य का। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यार। अगला क्वेश्चन है, राय और नायक द्वारा विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी। मतलब जो राय और नायक थे वो किस भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो देखो, तेलुगु और कन्नड़ भाषा बोला करते थे ज़्यादातर। ठीक है, तेलुगु और कन्नड़ भाषा, यानी कि ऑप्शन बी आप देखेंगे, कन्नड़ और तेलुगु, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। इस भाषा का इस्तेमाल, राय मतलब आप समझते हैं ना, राय मतलब कौन है, राजा। विजयनगर का जो राजा है उसको हम राय बोलते हैं। और नायक यानी कि जो सेना प्रमुख है। ठीक है, ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य को कमजोर बना दिया। तो आपको पता है कि भाई विजयनगर साम्राज्य को कमजोर बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा वो तालीकोटा का युद्ध का रहा था। तालीकोटा या राक्षसी तागड़ी के नाम से भी इस युद्ध को हम जानते हैं, जो कि कब हुआ था, 1565 में लड़ा गया था। ठीक है, और इस युद्ध में बीजापुर है, गोलकोंडा है, अहमदनगर है, तीनों जगह की सेना ने मिलकर विजयनगर पर हमला बोला था और विजयनगर को बर्बाद कर दिया, लूट लिया पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस बेगम ने सांची स्तूप के संरक्षण के लिए धन उपलब्ध कराया। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सांची स्तूप के संरक्षण के लिए किस बेगम ने धन उपलब्ध कराया था। शाहजहाँ बेगम ने, नूरजहाँ बेगम ने, रुकया बेगम ने, या फिर नूर उन निसाह बेगम। तो यहाँ पे शाहजहाँ बेगम आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। शाहजहाँ बेगम ने धन उपलब्ध कराया था सांची स्तूप के रख रखाव के लिए। सुल्तान बेगम ने भी करवाया था वैसे। ठीक है, यहाँ पे शाहजहाँ बेगम ने बस ऑप्शन दे रखा है, तो ये निगाम बताएंगे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन देखते हैं। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, सोने के सिक्के जारी किसने किए थे।
तो पहली शताब्दी ईस्वी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे योधेय शासक ऑप्शन है, पार्थियन है, गुप्त है और ऑप्शन डी है कुषाण। देखिए सोने के सिक्के आपके बुक में 2 शासकों के बारे में बता रखा है, सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे और वो प्रथम शताब्दी ईस्वी में किए गए थे। तो यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए है कि सबसे अति उत्तम जो सोने के सिक्के थे वो गुप्त वंश के राजाओं ने जारी किए थे। और गुप्त वंश का जो समय काल है वो चौथी शताब्दी ईस्वी हम कह सकते हैं। चौथी शताब्दी ईस्वी में उन्होंने शासन स्टार्ट किया था करना, ठीक है, 319 ईस्वी के आसपास, यानी कि हम चौथी शताब्दी ही बोलेंगे उसको। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका वैसे सही उत्तर है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहिर्विवाह की सही व्याख्या है। अब बहिर्विवाह मतलब आपको पता होना चाहिए, बहिर्विवाह का मतलब है कि गोत्र के बाहर हम क्या करते हैं, विवाह संबंध स्थापित करते हैं। गोत्र, ठीक है, गोत्र वर्ड होता है। गोत्र का मतलब क्या होता है कि भाई वैदिक ऋषि मुनि के नाम पे गोत्र का निर्धारण होता है। वैदिक काल में बहुत सारे ऋषि मुनि हुए हमारे देश में और उन्हीं के नाम से गोत्र का निर्धारण होता है। और सारे व्यक्ति जो भी जिस गोत्र को मानते हैं वो कहीं ना कहीं उसी ऋषि के वंशज माने जाते हैं, ठीक है। अब गोत्र को हम एक तरीके से रिश्तेदार के तौर पे भी लेते हैं। तो यहाँ पे हम जरा जो भी पॉइंट्स दे रखे हैं उसको हम रीड करते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा हट के पॉइंट्स दे रखे हैं। तो देखिए पहला है, एक रिश्तेदार समूह के बाहर विवाह, ठीक है, एक परिजन समूह के भीतर विवाह, एक महिला जिसके कई पति हो, एक आदमी जिसके कई पति हो। तो बहिर्विवाह में क्या होता है कि गोत्र के बाहर विवाह संबंध स्थापित किए जाते हैं। यहाँ पे जो मैं ऑप्शन पढ़ा उसमें से ऑप्शन ए, एक रिश्तेदार समूह के बाहर विवाह, है ना, क्योंकि गोत्र के बाहर विवाह कर रहे हैं जिसमें आपको कोई रिश्ता नहीं है, गोत्र आपस में आपका मेल नहीं खा रहा है, उसमें आप विवाह कर रहे हो। तो आप क्या कौन सी विवाह पद्धति को अपनाते हो, बहिर्विवाह पद्धति को अपनाते हो, गोत्र के बाहर विवाह करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंश में से किस एक ने हिरिया नहर का निर्माण करवाया था। तो देखिए हिरिया नहर आपको पता है विजयनगर के सबसे फेमस नहरों में से एक था। आप लोगों ने अगर जल संपदा के बारे में पढ़ा होगा, विजयनगर साम्राज्य के जल संपदा के बारे में, और किलेबंदी वाला जो टॉपिक है उसके ऊपर ही बता रखा है। तो संगम वंश के राजाओं ने क्या किया था, हिरिया नहर का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, इब्न बतूता कौन था, ठीक है। इब्न बतूता कौन था आपको यहाँ पे ये बताना है। तो देखिए इब्न बतूता एक यात्री है, 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है ना। एक यात्री है, विश्व यात्री के रूप में हम इसको जानते हैं। एक हठेला यात्री था ये, है ना। और ये कहाँ का रहने वाला था आपको पता होगा। इसका जो संबंध है मोरक्को से है, मोरक्को से आया था ये, ठीक है। और लगभग 1333 में ये भारत आया था, सिंधु नदी के रास्ते भारत आया था ये, और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, ठीक है। बस इतना लिख दे, 1 नंबर का क्वेश्चन है यार, नंबर थोड़ी नहीं कटेंगे, ठीक है। इसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था, रिहला, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया है वहाँ हमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। वर्ण व्यवस्था का वर्णन है इसमें, एक बार हम रीड कर दें इसको। अल बिरूनी वर्ण व्यवस्था का इस प्रकार उल्लेख करता है, सबसे ऊंची जाति ब्राह्मण की है, जिसके विषय में हिंदुओं के ग्रंथ हमें बताते हैं कि ब्राह्मण के सिर से उत्पन्न हुए थे, और क्योंकि ये ब्रहा प्रकृति नामक शक्ति का ही दूसरा नाम है, और सिर शक्ति का सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है। सिर जो है शरीर शक्ति बोल रहा हूँ, शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, इसलिए ब्राह्मण पूरी प्रजाति के सबसे चुनिंदा भाग है। इसी प्रकार हिंदू उन मानव जाति में सबसे उत्तम माने जाते हैं, ठीक है। अगली जाति क्षत्रियों की है, जिनका सृजन ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा के कंधे और हाथों से हुआ है। उनका दर्जा ब्राह्मणों से अधिक नीचे नहीं है। उनके पश्चात वैसे आते हैं जिनका उद्भव ब्रह्मा की जंघाओं से हुआ है, ठीक है, और शुद्ध जिनका सृजन उनके चरणों से हुआ है। तो ये मतलब वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है इसमें, किसके द्वारा, अल बिरूनी के द्वारा। अंतिम 2 चरणों के बीच अधिक अंतर नहीं है, लेकिन इन वर्गों के बीच विभिन्नता होने पर भी ये एक साथ एक ही शहर और गांव में रहते हैं, समान घरों और आवासों में मिलजुल कर रहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, ज़्यादा इसमें समझने वाली कोई बात नहीं थी, पूरी आप स्टोरी बता रखी है किस तरीके से वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति की गई थी। अब क्वेश्चन पहला पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव जाति में सबसे उत्तम किसे माना गया है। तो भाई ब्राह्मणों को माना गया, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के सिर से हुई है ना। उसके बाद क्षत्रियों का सृजन कैसे हुआ, तो क्षत्रियों का सृजन ब्रह्मा जी के
कंधे और हाथ से हुआ है ना। वैश्यों का कर्तव्य क्या था? तो वैसे क्या काम करते थे? व्यापारी थे, व्यापार करते थे, कृषि करते थे, गौपालन करते थे, है ना। तो ये उनके कर्तव्य में आप बता दो। 3 नंबर आपके मिल गए भाई, खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये 3 नंबर के सेक्शन सी में हम आ चुके हैं। सारे क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के क्वेश्चन है भाई, कम से कम 100 वर्ड में आपको आंसर करने हैं। अब क्या क्या लिखेंगे आंसर? देखिए, सबसे पहले एक हड़प्पा की जो लिपि थी, एक रहस्यमय लिपि थी, विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें है। तो हड़प्पाई लिपि को हम एक रहस्यमय लिपि बोलते हैं। इसमें वैसे आप विशेषता भी बता सकते हैं, ठीक है। आप पॉइंट्स में लिखे, कम से कम 3-4 पॉइंट लिखे। पहले बताए कि हड़प्पाई लिपि को एक रहस्यमय लिपि माना जाता है क्योंकि इसका अध्ययन इतिहासकार अभी तक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, इसका अर्थ नहीं ढूंढ पाए हैं। अब इसमें जो अगर हम चिन्हों की संख्या की बात करें तो 375 से लेकर 400 के बीच में चिन्हों की संख्या थी। ये दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जो सबसे लंबे अभिलेख हमें हड़प्पाई लिपि के मिले उसमें 26 चिन्ह पाए गए थे, ठीक है। तो ये सारी विशेषता में आप पॉइंट बता सकते हो। उसके बाद है अभिलेख साक्ष्यों की सीमाएं बतानी है, अथवा में एक और क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। विकल्प में है, आप दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभिलेख साक्ष्यों की अगर हम सीमा की बात करें तो भाई देखिए, अभिलेख साक्ष्यों की सीमा क्या होती है। मान लो अभिलेख होता क्या है, कोई भी पॉलिश पत्थर या चट्टान पे जो शब्द उत्कीर्ण किए जाते हैं, उकेरे जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? अभिलेख बोलते हैं। अब अभिलेख पे कई बार क्या होता है कि शब्द को इतने हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते हैं, इतने हल्के ढंग से लिखे जाते हैं कि उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। पहला पॉइंट ये बता दो। दूसरा कि भाई कई बार अभिलेख नष्ट हो जाते हैं, आंधी तूफान आ गया, टूट गए, बिखर गए, अब उससे अर्थ आप नहीं निकाल सकते हो। अभिलेख ना केवल विशेष व्यक्ति का ही वर्णन करता है, मतलब कि जो लिखवा रहा है ना अभिलेख, सिर्फ उसी के बारे में उसमें आपको जानकारी मिलेगी, दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी, और केवल विशेष अवसरों की जानकारी देगा, क्योंकि अभिलेख रोज रोज नहीं बनाए जाते थे, सिर्फ विशेष अवसरों पर लिखे जाते थे। तो ये आप इसका पॉइंट बता दें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटपटा सा क्वेश्चन है लेकिन हम इसको समझ सकते हैं आसानी से। क्वेश्चन है कि बौद्ध सामाजिक संविदा का सिद्धांत किस प्रकार पुरुष सूक्त में वर्णित ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से भिन्न है। देखिए, यहाँ पे बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म, 2 धर्म की बात की गई है, ठीक है। ब्राह्मणवादी सिद्धांत यानी कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको अंतर बताना है। इस क्वेश्चन में यही एक मतलब मेन चीज़ है कि इन दोनों में अंतर आपको लिखना है। अब बौद्ध धर्म की हम बात करें तो देखिए, बौद्ध धर्म में क्या मूर्ति पूजा को महत्व देते हैं, उतना महत्व नहीं दिया जाता है। वैसे मंदिर वगैरह है, बौद्ध मंदिर है, उनकी मूर्तियाँ भी बनाई गई, लेकिन बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को उतना महत्व नहीं दिया जाता। भगवान को भी नहीं माना जाता है। भाई भगवान का तो अस्तित्व की बात नहीं करते हैं। वैसे गौतम बुद्ध को भी भगवान माना जाता है, लेकिन गौतम बुद्ध वास्तव में एक इंसान ही थे, है ना। मूर्ति पूजा वगैरह की भी हम अभी बात कर रहे थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक और खास बात है कि भाई जाति के आधार पे भेदभाव को नहीं माना जाता है भाई बौद्ध धर्म में, ठीक है। और बौद्ध धर्म की अगर हम खास बात करें, यज्ञ है, पशु बलि है, इन सब चीज़ों को खंडन किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ब्राह्मणवादी सिद्धांत की बात करें, इसमें पशु बलि, यज्ञ के सिद्धांत को अच्छा माना जाता है। मूर्ति पूजा, भगवान, इतने सारे भगवान है कि भाई गिनते गिनते आप थक जाओगे, इतने सारे त्यौहार हैं आप गिनते गिनते थक जाओगे। तो ये दोनों अंतर आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से भाई इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए था। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी, समझाइए। तो भाई अमरनायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज मानी जाती है, क्योंकि अमरनायक प्रणाली जो है ना, इसको विजयनगर के शासकों ने खुद नहीं बनाया था, ये कहीं और की नकल थी, कहीं और से खोज के निकाला था। अब ये अमरनायक प्रणाली है क्या? देखिए, आपको मैंने चैप्टर में भी समझाया था कि ये जो प्रणाली है ना, इक्ता प्रणाली से ली गई थी। इक्ता प्रणाली ये दिल्ली सल्तनत में लागू की गई थी। दिल्ली सल्तनत में क्या होता था कि साम्राज्य का जो शासक है वो शासन करता था, लेकिन वो अपने बहुत सारे इक़्तिदार अलग अलग राज्यों में क्या कर देता था, नियुक्त कर दिया करता था। और वो इक़्तिदार क्या करते थे, वहाँ पे अपना नियंत्रण रखते थे अपने अपने क्षेत्र में, और वहाँ से टैक्स एकत्रित करते थे और फिर आगे सुल्तान को दिया करते थे, राजा को दिया करते थे। सेम व्यवस्था विजयनगर के शासकों ने अपनाया, लेकिन उसका नाम बदल दिया और उसको क्या रखा, अमरनायक प्रणाली। तो अमरनायक जो थे वो विजयनगर साम्राज्य में एक सैनिक कमांडर होते थे, जिनको राय द्वारा राज्य चलाने के लिए क्षेत्र दिया जाता था। और इनका काम क्या था, सेम काम किसानों से, व्यापारियों से, शिल्पकारों से क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे और आगे राजा को टैक्स पे कर दिया करते थे। बाकी टैक्स का कुछ भाग अपने दैनिक जीवन के इस्तेमाल के लिए रख लिया, है ना। हाथी है, घोड़े हैं, उनके दलों के रखरखाव के लिए। कुछ सामुदायिक कार्य भी करते थे, जैसे कि बांध बनवा दिया, कभी कुएं खुदवा दिए, मंदिर बनवा दिए, तो उस समय भी एक टैक्स का कुछ भाग अपने पास रख लेते थे। इसके अलावा युद्ध के समय अमरनायक क्या करते थे, विजयनगर के राजा को सैन्य सेवा भी प्रदान करते थे, है ना। अब इसी सैन्य सेवा के बदले विजयनगर के राजाओं ने बहुत सारे युद्ध जीते थे, ठीक। और
कई बार ये अमर नायक राजकीय दरबारों में उपहार भेजा करते थे, कई बार उपहारों के साथ खुद भी उपस्थित होते थे ताकि स्वामी भक्ति प्रकट कर सके। और जो राय होता था, राय क्या करता था, अमर नायक को निष्कासित कर मतलब स्थानांतरण करता रहता, ट्रांसफर करता रहता था ताकि उसको अपने अमर नायक को अपने नियंत्रण में रख सके, अपने कंट्रोल में रख सके। ठीक है, तो ये अमर नायक प्रणाली के बारे में पूरी जानकारी आप दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव कौन थे? समाज में प्रचलित किन बुराइयों का उन्होंने विरोध किया? देखिए, आपको पता है कि 12वीं सदी की यहाँ पे बात की जा रही है। 12वीं सदी में क्या हुआ, कर्नाटक जो है हमारा, कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, है ना। उसका नेतृत्व किया था वासवन्ना ने। वासवन्ना की पूरी स्टोरी आपको पता नहीं है। जो वीर शैव थे वो वासवन्ना के अनुयायी थे। तो वासवन्ना जो था शुरू में जैन मत को मानता था और कालाचूरी राजा के दरबार में मंत्री भी था। ठीक है, अब उसके जो अनुयायी थे उनको हम वीर शैव या फिर लिंगायत भी बोलते हैं। तो एक ही बात है, वीर शैव भी वही वासवन्ना के अनुयायी को ही हम मतलब वीर शैव बोलते हैं। और इनकी प्रमुख मान्यताएं की अगर हम बात करें तो वीर शैव ने समाज में बहुत सारी जो बुराइयां थी ना उसका विरोध किया। जैसे कि इन्होंने जाति के आधार पर जो भेदभाव होता था उसका विरोध किया। विधवा विवाह को इन्होंने क्या किया, मतलब मंजूरी प्रदान कर दी। वयस्क विवाह को मंजूरी प्रदान कर दी। जो पुनर्जन्म के जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म के सिद्धांत को बिल्कुल नहीं मानते थे। पुनर्जन्म के सिद्धांत पे इन्होंने क्या कर दिया, प्रश्नवाचन चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो ये सामाजिक बुराइयां जो थी, पशु बलि है, यज्ञ वगैरह की जो परंपराएं है उसका इन्होंने खंडन किया था। ये सारी चीजें आप बता सकते हैं बुराइयों में। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब 8 नंबर के क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं अब, और ये क्वेश्चन आपको कैसे करना है, मेन तो आपको यार स्कोर जो है ना 8 नंबर के क्वेश्चन से ही मिलने वाले। 3 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 24 नंबर, पूरे 24। अब 24 में से यार कम से कम हमको लेने हैं, एक आध नंबर कट जाए तो अलग बात है, लेकिन पूरे हमें नंबर लेने की कोशिश करनी है। अब कैसे लेंगे हम 8 नंबर पूरे, तो देखो मैं पूरा आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे कैसे आप इसका आंसर करेंगे 8 नंबर के क्वेश्चन का। और खींचना है थोड़ा आंसर को, क्योंकि लगभग 350 शब्दों में आंसर देना है भैया हमारे को इस क्वेश्चन का। तो आंसर को खींचना होगा हमारे को, जब भी जाकर नंबर मिलेंगे। इसमें शब्द वगैरह भी देखे जाएंगे, कितने शब्दों में आपने उत्तर दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर उन लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचन दृष्टि से देखते हैं। उक्त कथन के संदर्भ में कबीर की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। मतलब आपको पता है कि कबीरदास एक समाज सुधारक थे। पूरी कहानी पहले वही बता दिया कि भाई कबीरदास एक समाज सुधारक थे। उनकी शिक्षाओं के आधार पर उसको आपको व्यक्त करना है, तो शिक्षा बतानी है, सिंपल सी बात। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हो। थोड़ा सा ना आप क्या करो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप पहले भूमिका लिखो। भूमिका मतलब समझते हो ना आप? ठीक है, आपको क्या करना है, भूमिका लिख देनी है पहले। भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन देना है आपको। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन में आप, इंट्रोडक्शन को हम प्रस्तावना भी बोलते हैं, है ना। तो प्रस्तावना आपको लिखनी है। प्रस्तावना में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को समझाना है कि भैया ये जो कबीरदास थे वो समाज सुधारक थे। उनकी जो कविताएं हैं वो सीधा समाज में जो कमियां हैं ना उसको, उसके ऊपर एक तरीके से प्रभाव डालता है वो, है ना। कमियों को दूर करने की कोशिश करता है और कमियों को उजागर करने की कोशिश करता है कहीं ना कहीं। और कबीरदास ने अपनी बहुत सारी ऐसी कविताएं लिखी है। ठीक है, उनके कुछ दोहे वगैरह आपको पता हो तो वो भी लिख सकते हो। इस तरीके से आप आंसर लगे। थोड़ा सा आप जानकारी देते कबीरदास कौन थे, है ना। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो कबीरदास है उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप बताएं। उसके बाद आप मेन पॉइंट पे आए, उनकी शिक्षाएं लिखिए कि भाई कबीरदास ने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। धर्म के जितने भी बाहरी आडंबर थे, जैसे कि मूर्ति पूजा है, यज्ञ है, पशु बलि है, इन सब चीज़ों का उन्होंने क्या किया था, खंडन किया था। आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया, जातिगत भेदभाव का विरोध किया उन्होंने, है ना। हरि के नाम मतलब नाम सिमरन पर बल दिया कि भाई एक हरि है, हरि के नाम की हमें जाप करनी चाहिए। इस तरीके से आपको आंसर बताना है। और लास्ट में आपको ना एक निष्कर्ष भी लिखना है ना। निष्कर्ष में आपको क्या बताना है, आपने क्वेश्चन में जो भी आंसर लिखा है उसी के अकॉर्डिंग आप एक निष्कर्ष अपने शब्दों में तैयार करें। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई इन सभी कबीरदास की शिक्षाओं से हमें समझ में आता है कि कबीरदास वास्तव में एक समाज सुधारक थे। उन्होंने, उनकी शिक्षाओं में ये सारी चीज़ें व्यक्त होती है कि वो समाज सुधारक थे। समाज को सुधारने के लिए, समाज में जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने कविताएं लिखी थी। इस टाइप से आप एक निष्कर्ष लिख सकते हैं, अपने हिसाब से उसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले वाले में 26वें वाले में कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन नीचे वाले में हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से एक हमें करना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, सांची बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया, क्यों? विस्तार से समझाइए।
लेंदी आंसर है, बहुत लेंदी आंसर है, आप चाहे तो बहुत अच्छे से इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सांची क्यों बच गया। आपको पता है कि भाई अमरावती जो है ना उसकी खोज हुई थी 1796 में। कब हुई? 1796 में, जब एक राजा था, मैं पूरी स्टोरी आपको समझा रहा हूँ बस आप सुने। ठीक है, एक राजा था, उसको मंदिर बनवाना था, मंदिर बनवाते समय उसको अचानक से अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। सॉरी यार। तो राजा को ऐसा लगा कि भाई इस खजाने के नीचे, मतलब इस जो संरचना मिली है, अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले, उसके नीचे कोई खजाना छुपा होगा। तो उसने क्या किया, वहाँ पे खुदाई करवानी स्टार्ट कर दी, लेकिन कुछ मिला नहीं, और उसको मंदिर भी बनवाना था। तो उसने क्या किया, अमरावती के बहुत सारे अवशेषों को मंदिर निर्माण में प्रयोग किया। ठीक है, ईंट वगैरह जो है उसका निर्माण मंदिर निर्माण में किया। कुछ समय बाद क्या होता है कि कॉलिन मैकेंजी यहाँ से गुजरते हैं, अमरावती के जो स्तूप है ना उस स्तूप के आसपास से होके गुजरते हैं। ठीक है, लेकिन वो, और उन्होंने क्या किया, बहुत सारे चित्र भी बनाए अमरावती के स्तूप के, लेकिन उनके जो रिपोर्ट था वो कभी प्रकाशित नहीं हो पाया। फिर क्या होता है, 1854 के आसपास की हम बात करें, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का कमिश्नर है वो अमरावती की यात्रा पे आता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ों को, मतलब बहुत सारी जो पूर्वी तोरण द्वार है उसकी भी खोज कर डालता है, और बहुत सारी चीज़ों को उठा के भी ले जाता है वहाँ से, है ना। कुछ को मद्रास भेजा जाता है, कुछ को कोलकाता भेज दिया जाता है, कुछ अवशेषों को, कुछ को तो लंदन तक भेज दिया जाता है। मतलब 1850 का जो दशक था ना वो अमरावती के लिए बहुत ही भयानक था, और पूरी तरीके से उसके अवशेषों की लूट मच गई थी। लंदन में भी बहुत सारे जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, अपने बगानों के का शोभा बढ़ाने के लिए अमरावती के स्तूप के जो तोरण द्वार थे उनको उठा के ले गए थे, अपने बगानों के एंट्री गेट पे लगा लिया उन तोरण द्वारों को। तो इस तरीके से अमरावती का स्तूप नष्ट होता चला गया। इसमें से एक है पुरातात्विद एच कोल। उनका मानना यह था कि हमारे देश की जो कलाकृतियाँ है ना उसको खोज वाले जगह पे रहने दो। ठीक है, एच कोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई खोज वाले जगह पे रहने दो हमारे देश की जो भी कलाकृतियाँ हैं, लेकिन इनकी बात को नहीं माना गया, अमरावती के लिए नहीं माना गया, लेकिन सांची के लिए इनकी बात को मान लिया गया, और सांची बचा रह गया इनके कारण भी। एक मेन योगदान इनका भी था। इसके अलावा आपको पता है कि सांची के स्तूप के संरक्षण में ना यार भोपाल के बेगमों का विशेष योगदान रहा, लेकिन अमरावती के स्तूप के संरक्षण में किसी राजा ने, किसी बेगम ने कोई योगदान नहीं दिया, है ना। सांची की खोज जो है वो 1818 में की गई थी। कब की गई? 1818 में। और इसकी जो खोज है वो 1700 कह रहा हूँ, हाँ 1796 में। ठीक है, 1796 में हो गई थी। तो जब इसकी खोज हुई थी 1796 तब लोग स्तूप के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि भाई स्तूप इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसके नीचे गौतम बुद्ध के अवशेष है। लेकिन 1818 तक लोग स्तूप के महत्व को समझ चुके थे, और इस कारण भी सांची का स्तूप बचा रह गया। एक निष्कर्ष उसी तरीके से आप करिए, आप भूमिका पहले प्रस्तावना लिखिए, भूमिका लिखिए, उसके बाद मेन जो आंसर है वो लिखिए, उसके बाद एक निष्कर्ष जरूर लिखिए यार। निष्कर्ष लिखने का आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसमें एक और क्वेश्चन दिया गया है कि भाई स्तूप किससे कहते हैं। तो स्तूप का संस्कृत अर्थ होता है टीला, मतलब मिट्टी के जो गोल टीले होते हैं इनको हम स्तूप बोल देते हैं। अब सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल के बेगमों का क्या योगदान था ये भी साथ में ऐड किया गया है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन को रटे रहते हैं यार, सबको पता होगा, जितने भी स्टूडेंट हैं सबको पता होगा। मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कम से कम 5 पॉइंट कमेंट बॉक्स में बता दो यार। हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप आंसर लिखना चाहते हो, आप मेरे को 5 पॉइंट कम से कम कमेंट में बताओ। ठीक है, मेरे को भी पता लगेगा कि यार मेरे स्टूडेंट्स को कितना पता है, आपको कितना आता है। ठीक, शॉर्ट हेडिंग में आप लिख सकते हो, शॉर्ट हेडिंग बना के आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में जरूर भेजो। बहुत आसान क्वेश्चन है यार ये। उसके बाद हम बात करते हैं मुगल कालीन जमींदारों की भूमिका। मुगल कालीन जमींदारों की भूमिका की बात करनी है। मुगल ग्रामीण समाज में जमींदारों की क्या भूमिका होती थी। देखिए यार, मुगल काल में जमींदारों की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, और ये जमींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा अमीर होते थे, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थी, और इनके ज़मीन पे खेती, ये खुद खेती नहीं करते थे, है ना। कमाई का मेन सोर्स क्या था? खेती, है ना। लेकिन खेती खुद नहीं करते थे, बटाईदार रखते थे, है ना, या दिहाड़ी के जो मजदूर है वो इनके खेतों पे खेती करते थे, है ना। उपज का आधा भाग इनको दे जाते थे। इस तरीके से सिस्टम चलता था। ठीक है, और ये मतलब अपने ज़मीन, एक तो भाई इनके ऊंची हैसियत होने का मेन कारण ये था कि इनकी जाति ऊंची होती थी, ऊंची जाति की होती थी, और दूसरा इनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीनें होती थी। ठीक है, ये अपने ज़मीन को किसी के नाम पे कर सकते थे, गिरवी रख सकते थे, बेच सकते थे। अगर मुगल ग्रामीण समाज को एक पिरामिड के रूप में देखोगे तो सबसे टॉप पे जो आते थे ना वो जमींदार ही आया करते थे। ठीक है, जमींदार को राज्य की तरफ से टैक्स वसूलने का भी हक था, टैक्स वसूला करते थे, जिसके बदले उनको मुआवजा मिलता था, वित्तीय मुआवजा जमींदारों को
मिलता था। और इसके अलावा मैं बता दूं, जमींदार क्या करते थे, चीज़ों को खरीदते थे, बेचते थे, जिससे कि मौद्रीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आती थी। अब जमींदार बनने के बहुत सारे, जमींदार आप कई तरीके से बन सकते थे मुगल काल में, जैसे कि युद्ध में आपने किसी जमींदार को हरा दिया, उसके ज़मीन को हड़प लो। इसके अलावा राजा ने आपको ज़मीन दे दिया तो भी आप जमींदार बन सकते थे, ठीक है। या फिर आपके मतलब पिता है या फिर कोई और दूसरा है जो कि जमींदार है, वो आपको सौंप दिया जमींदारी, तो भी आप जमींदार बन सकते थे, ठीक। जमींदार क्या करते थे, कई बार किसानों की हेल्प भी किया करते थे खेती वगैरह करने में, ठीक। तो उससे भी फ़ायदा मिलता था किसानों को। बाजार लगाते थे वो, जहाँ पे अपने सामान को भी बेचते थे और किसान भी वहाँ पे जाके अपने सामान को बेच सकते थे, ठीक है। तो ये जमींदारों की भूमिका में बता दें। उसके बाद आईन अकबरी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको आईन अकबरी के बारे में बताना है। जो देखिए, अकबरनामा आप जानते होंगे, है ना। तो अकबरनामा क्या है, अकबर का इतिहास है। अकबर का वो जो पूरा जो जीवन परिचय हमें मिलता है वो अकबर नामा से ही मिलता है। अकबरनामा के 3 जिल्द हैं। 3 जिल्द में से जो तीसरा जिल्द है वो आईन अकबरी है और अकबरनामा का लेखक था अबुल फजल, है ना। तो अबुल फजल ने क्या किया था, आईन अकबरी की रचना की थी, यानी कि अकबरनामा की रचना की थी। सो देखिए, ऐसे तो हमें आईन अकबरी से बहुत सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि मुगल प्रशासन व्यवस्था, सैनिकों की व्यवस्था के बारे में, राजस्व के बारे में, है ना, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के बासिंदों के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। वैसे इसका टोटल 5 भाग है, ठीक है, जिसमें से अगर हम पहले भाग की बात करें, पहले भाग का नाम है मंजिल आबादी। मंजिल आबादी की हम बात करें तो इसमें आपका हो गया जो भी मतलब वहाँ के परिवार, मुगल परिवार के बारे में, है ना, घरों के बारे में जानकारी हमारे को मिल जाती है, ठीक है। रख रखाव, घरों के रख रखाव के बारे में जानकारी मिलती है। जो दूसरा जो इसका भाग है वो है आपका सिपाह आबादी। सिपाह आबादी में सैनिकों के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तीसरा जो भाग है जो है मुल्क आबादी। मुल्क आबादी से हमें राजस्व वगैरह के बारे में, राजस्व एकत्रित करने के बारे में, वहाँ के पूरा लेखा जोखा मतलब आर्थिक व्यवस्था का वर्णन इसमें किया गया है। और जो चौथा और पांचवा भाग है वहाँ से पूरे तरीके से वहाँ के मजहब के बारे में, है ना, रीति रिवाज के बारे में, साहित्य के बारे में, संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इस तरीके से ये आप आईन अकबरी के बारे में आंसर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपने नोट्स को डाउनलोड किया है, नोट्स मैंने सारे चैप्टर के नोट्स अपलोड कर रखे हैं, तो आप अगर नोट्स को डाउनलोड करेंगे ना तो वहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना 8 नंबर के, तो सारे क्वेश्चन नोट्स में ऐड है भाई, सारे के सारे क्वेश्चन। तो वहाँ पे भी आप आंसर को पढ़ सकते हैं, आप अच्छे से आंसर को कर सकते हैं, पूरे 8 में से 8 नंबर आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पैराग्राफ आधारित क्वेश्चन है। एक बार मैं पैराग्राफ को रीड करता हूँ, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे रीड करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक तथा मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जर्नल बनाया गया। 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत की अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेशों के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास के संबंध में स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझ रहा था। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय में भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाज के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती थी, ठीक है। तो ये तो भाई अपना पैराग्राफ हो गया। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद आंसर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, कॉलिन मैकेंजी कौन थे। देखिए, कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, इंजीनियर यानी कि अभियंता थे, मानचित्रकार भी थे, है ना, सर्वेयर जर्नल के रूप में भी रहे थे अपनी मृत्यु तक, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं कॉलिन मैकेंजी कौन थे उसमें। उसके बाद कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य की पुनः खोज का प्रयास किस प्रकार किया, ठीक है। तो देखिए, कॉलिन मैकेंजी ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाने के लिए मानचित्र निर्माण किया था। सबसे पहला जो विजयनगर साम्राज्य का जो सर्वेक्षण मानचित्र है वो कॉलिन मैकेंजी ने जानकारी जुटाया था, उसके मतलब बनाया था। और इनकी जो शुरुआती जानकारी थी वो विरूपाक्ष मंदिर और जो पंबा देवी मंदिर है उनके जो पुरोहित है उस पर आधारित थी, ठीक है। मानचित्र और फोटोग्राफ वगैरह मेन वो था, तरीका था जिससे कि कॉलिन मैकेंजी ने
विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी जुटाई थी। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन किस प्रकार उपयोगी था। तो भाई विजयनगर साम्राज्य के बारे में वो जान के वहाँ के लोगों के परंपरा को जान सकते थे, वहाँ के लोगों के रीति रिवाज को समझ सकते थे, ठीक है, वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति वगैरह को भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल सकती थी। तो अपने शासन को कहीं ना कहीं सुचारू रूप से आसानी से चलाने के लिए वो क्या करते थे, जानकारी जुटाया करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में भी उन्होंने इसीलिए जानकारी जुटाई ताकि वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, लोगों की स्थानीय परंपराओं को जान सके, ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 फिर से पैराग्राफ आधारित है। यहाँ पे एक यात्री, यहाँ पे रिहला से लिया गया विवरण है। आपको पता है कि रिहला के लेखक इब्न बतूता थे और इब्न बतूता जब यात्रा कर रहे थे तो उस समय की कहानी उन्होंने लिखी है। देखिए एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे। आपको पता है कि भाई जब इब्न बतूता यात्रा करने आया था तो उसके ऊपर जो लुटेरे थे उन्होंने हमला कर दिया था, वो मरते मरते बचे थे, ठीक है। यानी गृहातुर हो सकता था और बीमार भी हो सकता था। यह रिहला से लिया गया एक उदाहरण है, ठीक है। मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचाने के लिए पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया। अतः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे और वहां के निवासी शेख और काजी के पुत्र का स्वागत करने के लिए बाहर आए। वे हर ओर एक दूसरे के लिए अभिवादन और प्रश्नों के साथ आगे आए, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरा अभिवादन नहीं किया क्योंकि वहाँ कोई भी ऐसा नहीं था जिससे मेरा परिचय हो, मतलब कोई वहाँ पे उसको नहीं जानता था। अपने एकीकरण में एकाकीपन मतलब अकेलापन एक तरीके से मैं इतना उदास हुआ कि अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोक नहीं सका और बहुत रोया। पर एक तीर्थयात्री मेरी कुंठा का कारण जानकर मेरे पास आया और अभिवादन किया। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया इसको। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यात्रा के दौरान लेखक को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो भाई यात्रा के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ थी, है ना। बस लुटेरे ही थोड़ी नहीं खतरा तो बंद करते थे, बीमार हो सकता था वो, है ना। इसके अलावा अगर उसका कोई जान पहचान नहीं है, कोई परिचय नहीं है किसी से, तो भी वो सही से वहाँ पे रह नहीं सकता है ना, सर्वाइव नहीं कर सकता उस जगह पे। उसके बाद है रिहला के लेखक कौन है। रिहला के लेखक कौन है, इब्न बतूता है। बहुत बढ़िया, है ना, आसान क्वेश्चन था। लेखक के प्रति लोगों का रवैया कैसा था। तो लेखक के प्रति लोगों का रवैया यहाँ पे बता रखा है, आप ऐसे यहाँ पे पढ़ेंगे कि भाई वो अकेला पड़ गया था, किसी ने भी अभिवादन नहीं किया उसका, है ना। तो लेकिन बाद में क्या हुआ कि भाई एक व्यक्ति आता है जो कि उसको अभिवादन करता है तो उसको खुशी मिलती है। ये पॉइंट आप यहाँ पे इसी में से मिल जाएगा आपको आंसर, तो आप कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला पैराग्राफ देखते हैं। एक और पैराग्राफ दे रखा है, हड़प्पा की दुर्दशा। हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था, इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरीके से नष्ट कर दिया। 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल जो कनिंघम थे, उन्होंने सामान्य भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है, ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इसी प्रकार इस स्थल की प्राचीन संरचना नष्ट कर दी गई। इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। मतलब हड़प्पा की नष्ट के बारे में ये बॉक्स था। अब देखिए हड़प्पा की क्या दुर्दशा थी। तो हड़प्पा की दुर्दशा बहुत ही खराब हो गई और किन्होंने खराब कर दी, ईंट चुराने वालों ने क्या कर दिया, इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, है ना, नष्ट कर दिया। बहुत बुरी दशा थी, कहने का मतलब ये। कनिंघम कौन थे, तो भाई कनिंघम भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। और इसके अलावा भारतीय पुरातत्व का इनको जनक भी माना जाता है, यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, ठीक है, जनक माना जाता है इनको भारतीय पुरातत्व का। उसके बाद है ईंट चुराने वालों ने कितना व्यापक नुकसान पहुंचाया। तो बहुत व्यापक नुकसान पहुंचाया भाई, पूरी तरीके से उन्होंने क्या कर दिया, इसको लूट के नष्ट कर दिया। और इतनी ज़्यादा ईंटें चुराई गई थी कि यहाँ पे आप ये संख्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक, मतलब पटरी बिछाने के लिए वो ईंटें काम में आ सकती थी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होने वाला था। अब हम मैप को देख लेते हैं। यार लगातार बोलते बोलते थक चुका हूँ, ठीक है, जुकाम भी है मेरे को। आप लोग देख पा रहे, मतलब भावनाओं को समझ पा रहे होंगे यार, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो यार लाइक शेयर जरूर कर देना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से अपना फ़ायदा उठा सके। मैं ज़्यादा बीच में कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं किया फालतू की बकवास करके कि भाई लाइक कर दो शेयर कर दो, बट वीडियो खत्म होने वाला है इसीलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में, तो यार शेयर जरूर कर देना। अब देखो मैप देख लेते हैं। मैप में अपने को 3 लोकेशन दिखाना है,
एक तो है लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना। अंकित करना है, खोज कर अंकित करना है, ABCD। अब देखिए, देखते हैं। सबसे पहले ये ए वाला जो लोकेशन है वो है आपका हड़प्पा, ठीक है। क्या है आपका, ये हो गया हड़प्पा, यहाँ पे आप हड़प्पा लिखे, ठीक है। उसके बाद बी वाला है, ये है लोथल। वैसे यहाँ पे राज्य वगैरह नहीं दिखाया गया है, ठीक। वैसे राजनीतिक मैप आता है, फिजिकल मैप दे रखा है यहाँ पे। और जो सी है आपका मोहनजोदड़ो वाला लोकेशन है। ये 3 लोकेशन हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही है हमारा। अब बी क्वेश्चन में दे रखा है कि भारत के रूपरेखा मानचित्र पर महाजनपदों से संबंधित कोई 3 स्थल को चिन्हित करना है। कोई 3 स्थल आपको क्या करना है, यहाँ पे दर्शाना है। देखिए, महाजनपद हम ऊपर दिखा सकते हैं, हम यूपी में दिखा सकते हैं। 3 महाजनपद आप यूपी में दिखा दे। एक तो आप देश, जैसे कि आपको पता है कि इधर से यूपी जो है, यूपी का बॉर्डर मान लो ये स्टार्ट है, तो आप यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दिखा देना है। थोड़ा सा और ऊपर हम करेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर। यहाँ पे हम दिखा देंगे कुरु, दिखा देंगे, उसके नीचे पांचाल दिखा देंगे, इधर को अपना थोड़ा सा कौशल दिखा देंगे, है ना। आप चाहे तो बिहार में दिखा सकते हैं, आप मगध दिखा दें आप बीचों बीच, ठीक है। तो कोई भी आपको 3 महाजनपद दिखाना है। इस तरीके से आप मैप कर सकते हैं, और मैप को आपको बांधना भी होता है। तो इसमें आपको जैसे पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि आपको उत्तर पुस्तिका में ही मैप के क्वेश्चन को सॉल्व करने होते हैं, बट इसमें आपको लिख कर फिल करके आपको मैप को आंसर जो है, आंसर सीट है, उसके साथ बांधना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको करना है। देखिए यार, सैम्पल पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है, और शायद इस क्वेश्चन पेपर को अभी तक यूट्यूब पे किसी ने सॉल्व करवाया है, बट टोटल साइंस स्टडी पॉइंट ने आपको करवाया है, ठीक है। तो यार वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें। शेयर तो जरूर करना यार, लाइक मत करो लेकिन शेयर जरूर कर दो, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।